नियम के क्या क्या हमारी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस क्या है, इन्होंने कुछ सीमाएं भी, यानी कि सभी पर तो हेनरी का नियम लागू नहीं हो सकता है। कैसे, देखिए हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो वहां ये लागू नहीं होगा। ठीक है, देखो जहां पर ताप कम है, एक चीज और भी बच्चों, जैसे ताप कम होगा, ताप का भी प्रभाव पड़ता है विलेयता पर, हमने पढ़ा इसको, है ना। ताप जो है जैसे कि गैसों के लिए O2 N2 कहाँ पे है, होती है पानी में घुली रहती है। ठीक है, लेकिन जब ताप अगर बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में KH का मान वहां पर उनके लिए बढ़ जाएगा, और KH का मान अगर बढ़ गया तो उसकी विलेयता वहां पर कम हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। इसलिए जो पानी में रहने वाले जितने भी जो जीव है, जो मछली है या जो भी प्राणी पानी में रहता है, वो क्या करते हैं, वो सभी के सभी ठंडे पानी में, या तो गहराई में नहीं रहते तो ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम है इसका मतलब KH का मान जो होगा वो वहां पर क्या होगा, कम होगा, और KH का मान कम होगा यानी हेनरी स्थिरांक कम होगा, तो वहां पर क्या होगा, विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। किसकी विलेयता? गैस की। गैस कौन सी घुली पानी में? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये बातें थी हमारी हेनरी के नियम की कुछ। अब यहाँ सीमाओं की अगर बात करें तो हेनरी का नियम बहुत कम, अगर बहुत लो टेम्परेचर तो वहां लागू नहीं होगा। दूसरी बात, दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी यह लागू नहीं होता या कार्य नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, पानी में अमोनिया और HCl गैसों की अगर विलेयता की बात करें तो यहाँ पर हेनरी का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? देखो, जब अमोनिया को जब हम पानी में मिलाते हैं बच्चों, तो ये क्या करती है, रिएक्ट कर लेती है, उस पानी के साथ ही क्रिया कर लेती है। ठीक है, अब पानी के साथ क्रिया कर लेगी तो क्या बनाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 क्या करेगा, ये NH3 जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH4OH, यानी कि अब ये NH3 नहीं रहा, ये चेंज हो गया है। ये चेंज हो गया तो हम अब किस पर नियम लगाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रश्न तो क्या है, हमारी बात कहाँ है, हमारी बात हो रही है गैसों पर। कहाँ हो रही है, गैसों पर, कि गैसों की विलेयता की बात करने। लेकिन यहाँ पर तो इस गैस ने इसके साथ में नया प्रोडक्ट बना लिया, कुछ अलग कंपाउंड बना लिया, अलग यौगिक बना लिया। जब अलग यौगिक अलग कंपाउंड बना चुका है ये, तो अब इस पर ये नियम अप्लाई नहीं होगा। सेम वही चीज HCl के लिए भी होगी। HCl क्या करता है, पानी में आयनाइज्ड हो जाता है H+Cl- आयंस में, तो वहां पर भी HCl गैस नहीं रहती है, इसलिए ये इस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है, यह आदर्श गैसों के लिए भी लागू मतलब ये है सिर्फ आदर्श गैसों के लिए ही लागू होता है। सॉरी, तो आदर्श गैसों का नियम क्या होता है, आदर्श गैसें वो गैसें होती हैं जो क्या फॉलो करती हैं, PV = nRT, यानी कि यह उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो इस नियम का पालन करती हैं, और जो इस नियम का पालन करती हैं वो क्या है, आदर्श गैसें। तो यह नियम सिर्फ आदर्श गैसों के लिए ही लागू होता है। ठीक है, और आदर्श गैसों के लिए आप पहले से ही पढ़ चुके हो ये सब 11वीं क्लास में। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी सारी हमारी हेनरी की सीमाएं। अब इसके अनुप्रयोग क्या है, यानी कि हेनरी के नियम को हम कहाँ देख सकते हैं, डे टू डे लाइफ में काफी ऐसी चीजें हैं जहां हम ये सब बातें देख सकते हैं। कैसे, देखो, सबसे पहला और अच्छा एग्जाम्पल है हमारा सोडा वाटर। बहुत अच्छा लगता है ना, सबको बहुत पसंद आता है। जब कब बहुत गर्मी लगती है, स्पेशली गर्मियों में हम लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, सोचा कभी? क्योंकि उसमें क्या मिला रहता है, CO2 गैस, है ना। तो उससे उसमें क्या हो जाता है, जो फ्लेवरिंग एजेंट है जिसकी वजह से उसमें स्वाद है, जो फ्लेवर है ना, उसको और अच्छा कर देता है। कौन? CO2 उसमें डाल देते हैं तो क्या हो जाती है, वो एकदम चिल्ड और अच्छी रहती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, CO2 उसमें डाली कैसे जाती है, सोडा बोतल में CO2 डालने की जो मशीन होती है जिसमें गैस उसमें डाली जाती है, कैसे डाली जाती है, उसमें इस तरह से मीटर घूमता है, इस तरह से उसको बनाई जाती है कि उसमें दाब लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दाब, प्रेशर। तो बॉटल में जो है वो इतना प्रेशर बढ़ करके, और प्रेशर जितना लगाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो कौन उसमें जो है गैस, CO2 गैस ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो फुल अच्छे से भर देते हैं उसमें CO2 गैस, और उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, सील पैक। मतलब इस तरह से पैकिंग हो जाती है, ना तो उसमें से गैस बाहर जा सके, ना बाहर से अंदर आ सके। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो सोडा वाटर है, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन सब में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, उसको
अधिक दाब पर बंद किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पर उसको भर करके और बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब दोबारा उसमें कोई गैस ना आ सके, ना जा सके। आज जब आप देखते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ड्रिंक्स जो भी अपन खोलते हैं तो एकदम बिल्कुल ढक्कन ऐसे तेजी से खुलता है और उसमें बिल्कुल आवाज आती है, देखा ना आपने, इस तरह से गैस की आवाज हल्की सी आती है हमको, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, CO2 जो है वो निकलना शुरू कर देती है। जैसे प्रेशर कम हो गया, खोलते हैं क्या हो जाता है, प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होते ही जो कण होते हैं वो गैस के बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा उदाहरण ये हो गया कि हेनरी के नियम हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं, सोडा वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स में, जहां CO2 को दाब लगा करके और बढ़ाया जाता है, उसकी विलेयता को उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा करके और उसको अच्छा बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये तो बात हो गई सोडा वाटर की। और कहां देख सकते हैं इसका एग्जांपल, गहरे समुद्र में। गहरे समुद्र में क्या होता है, गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, है ना, गोताखोर जो गहरे समुद्र में जाते हैं, अब समुद्र में, पानी में अभी अभी मैंने आपको बताया क्या मिली है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। अब पानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दाब, दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है। अब दाब बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगी, यही हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम यही तो कहता है कि दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। तो दाब बढ़ रहा है नीचे पानी में तो विलेयता बढ़ रही, किसकी विलेयता बढ़ रही है, गैसों की। कौन सी गैस मिली हुई है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो विलेयता बढ़ने के साथ में ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन कहाँ विलय होगी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन घुलेगी उस गोताखोर के ब्लड में। कहाँ जाएगी, ब्लड में, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन कहाँ रहती है, ब्लड में रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे ना, सांस लेते हैं अंदर, इनहेल कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो गोताखोर है वो नीचे जब जाता है तो दाब अधिक होने की वजह से ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरी गैसें भी उसके अंदर जाती हैं, ठीक है। तो अब घुलनशीलता वहां पे बढ़ गई, विलेयता वहां बढ़ गई, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और जब वो बाहर आता है सतह की तरफ तो प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है, दाब कम होता है, और दाब कम होने के साथ साथ में वो गैसें उसके शरीर से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और उस समय उसको बहुत पेन भी फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गहरे समुद्र में सांस लेते गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर। देखा आपने, जो जम्मू कश्मीर वगैरह जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, घूमने जाते हैं, है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा कि लोग जो है सांस भरने लग जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है ना। क्यों होता है, कभी ऐसा सोचा है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है बच्चों की वहां पर दाब क्या हो गया है, कम हो गया है। देखो, दाब कम हो गया तो विलेयता कम हो गई, विलेयता कम हो गई मतलब ऑक्सीजन कम घुलेगी, कहाँ में, ब्लड में, ठीक है। दाब ज्यादा है तो ज्यादा घुलेगी, दाब कम है तो कम घुलेगी, यही तो हेनरी का नियम है। मतलब सिर्फ आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। विलेयता मतलब घुलना, दाब बढ़ रहा है तो विलेयता बढ़ेगी। किसने कहा है, हेनरी ने कहा है। किससे संबंधित किया, मोल से संबंधित किया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ऊंचाई पे जाने में क्या होता है, ऊंचाई पर जाने में दाब जो है वो कम हो गया, दाब कम हो गया तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही थी वो कैसी जाएगी, अब कम जाएगी, कम जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लोग जो है इसके कारण जो ट्रैकिंग करते हैं ना, जो पर्वतारोही होते हैं, ऊंचाइयों पे जाते हैं, है ना, तो वहां पर उनको सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो वहां पर जो उनको बीमारी का जिसका सामना करना पड़ता है उसको कहते हैं एनोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना। इसलिए कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ये लोग साथ लेकर के जाते हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात बच्चों? तो यह सारी बातें थी हमारी हेनरी नियम के अनुप्रयोग की, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई हमारी गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित, ठीक है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, वो क्या है, वो है हमारा, अब हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता, ठीक है। हमने गैसों की द्रव में विलेयता पढ़ ली, अब ठोस की भी, क्योंकि हमारा टॉपिक यही चल रहा है विलेयता। और विलेयता में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता और द्रव की द्रव में विलेयता। ये तीनों तरह के विलयन हम जानेंगे, ठीक है। तो हम एक कर चुके हैं, अब हम आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, यानी ठोसों की द्रव में विलेयता पर, ठीक है। अब ठोसों की द्रव में विलेयता तो बहुत इजी एग्जांपल है, सबको पता है, शक्कर घोल दो, नमक घोल दो, ये सब हमारा क्या बन गया है, ये हमारा ठोस द्रव का विलयन बन गया है ना। ठोस ही तो है शक्कर, नमक क्या है, ठोस है, हमने किस में डाल दिया, पानी में मिला दिया। अब देखो विलेयता यहाँ पर क्या है,
निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली गई हो पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, या फिर इसको ग्राम पर ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि भार प्रतिशत जो हमने पहले पढ़ा है, तो इसको हम उसमें भी व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर ठोस पदार्थ के मोलों की संख्या, ठोस पदार्थ के कितने मोल हम डाल रहे हैं 1 लीटर विलयन में और कितना वो घुल रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या हुआ, मान लीजिए कि एक यहाँ पर मेरे पास में कोई बीकर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे पानी के कण हैं, इसमें क्या है, ये मेरे पानी के कण हैं। ठीक है, यानी जल है, इसके अंदर क्या है, जल है, ये जल है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या मिला दिया, मैंने यहाँ पर मिला दी भैया शक्कर। ठीक है, अब मेरे शक्कर के कण कैसे हैं, शक्कर के मेरे ये जो कण है वो इस तरह से हैं, ये मान लीजिए डॉटेड इस तरह से। ठीक है, ये मेरे क्या है, शक्कर है। ठीक है, चलिए ये क्या है, शक्कर है या नमक, जो भी आप लेना चाहें, इसमें मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इसकी पहले तो मैंने क्या मिलाई, थोड़ी सी मात्रा मिलाई, यानी मैंने पहले क्या किया, फर्स्ट तो सबसे पहले मैंने इसमें मिला दीजिए 20 ग्राम मिला दिया। ठीक है, सेकंड चांस में मैंने क्या किया, सेकंड चांस में मैंने इसको 30 ग्राम मिला दिया। अब मैं देख रही हूँ कि मैं जितना भी ज्यादा शक्कर घोले जा रही हूँ ये तो घुलती जा रही है ना। अब मैंने और ज्यादा ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, तीसरी बार मैंने 40 ग्राम ले लिया। अब हुआ क्या कि अब यहाँ पर ये शक्कर घुलना बंद हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, ये क्या बात हुई, देखो हुआ क्या कि मैंने शक्कर डाली। ठीक है, अब जल में जितनी शक्कर घुल सकती थी वो घुल गई, मैंने और डाली वो और घुल गई। ठीक है, अब डालते डालते एक समय ऐसा आया कि अब ये शक्कर डालने पर जल जो है वो अब क्या हो चुका है, संतृप्त, यानी कि अब जल नहीं चाहता कि उसके पास में शक्कर आए। उसने कहा बहुत सफिशिएंट मात्रा हो गई, बहुत हो गया, बस। ठीक है, तो मतलब अब एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर कि क्या होगा, ये शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, है ना, जितनी घुल सकती थी घुल गई, अब नहीं घुलेगी। तो इस तरह का विलयन हमारा क्या कहलाता है, इस तरह का विलयन कहलाता है हमारा संतृप्त विलयन। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, एक पर्टिकुलर परिभाषा क्या होगी इसकी, संतृप्त विलयन की, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि आपने जितना डालना था आपने डाल दिया, उसको जितना घुलना था वो घुल गई, अब उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता नहीं है, वो इतना ही घुल सकती। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, दिए गए ताप और दाब पर। ठीक है, अगर हम इसमें चेंजेशन करेंगे तब बात अलग है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब इस तरह का जो विलयन बना, कैसा विलयन, जिसमें कि जितनी भी विलय पदार्थ घुल सकता था घुल गया, अब उससे ज्यादा नहीं घुल सकते, तो ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। ठीक है, हम ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया है, अब इसको जरूरत नहीं है भैया जितना लेना था। जैसे आप भूख लगती है ना, बहुत तेज खाना खाते हो, ठीक है, तो भूख लग रही है, खाना खा रहे हो, खाते जा रहे हो, अब लास्ट में क्या हो गया, अब बस अब नहीं खा सकते भैया, जितना खाना था खा चुके, अब नहीं है कैपेसिटी खाने की। अब तो आज ऐसा हो गया अभी कि शाम को भी नहीं खाएंगे, एक ही बार में इतना खा लिया है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो ये जो विलयन है ये क्या हो गया, अब संतृप्त हो गया, अब इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि ठोस जो है वो घुल रहे हैं, किसमें घुल रहे हैं, द्रव में। अब क्या कारण है कि ये जो ठोस है ये द्रव में घुल रहे हैं और कैसे घुलते हैं वो हम देखेंगे। इसका सबसे मेन और अच्छा टॉपिक है जो आपको समझना है वो है समान समान को घोलता है। समान समान को क्या घोलता है, देखो समान समान यहाँ पे है, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, यानी कि समान समान को घोलेगा। ध्रुवीय अध्रुवीय समझते हो, ध्रुवीय मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए NaCl
NaCl है, ठीक है। NaCl को हमने किस में मिला दिया, जल में, H2O में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इसे ही हम कहते हैं ना ध्रुवीय पदार्थ। ध्रुवीय पदार्थ मतलब क्या होता है, जब कोई दो परमाणु आपस में जुड़, जैसे कि Na और Cl, ठीक है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, और जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋणावेश, और जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास से दूर जाएंगे उस पे धनावेश आएगा। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर ध्रुवीय पदार्थ, तो ध्रुवीय पदार्थ को ध्रुवीय विलायक में, ये भी ध्रुवीय है, इसमें भी धनावेश और ऋणावेश आ रहा है, और H2O में भी हमें पता है कि इसमें भी H+ और OH- बनते हैं, इसमें भी क्या होता है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं H+ और OH-, ठीक है। तो ये क्या है, ध्रुवीय, तो ध्रुवीय में ही घुलेगा, अध्रुवीय में। अध्रुवीय का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि नैप्थलीन, नैप्थलीन जो है ये किस में घुलेगी, बेंजीन में। किस में घुलेगी, सिर्फ बेंजीन में, क्योंकि ये भी अध्रुवीय है, ये भी, इधर इसमें कोई प्लस माइनस जनरेट नहीं होगा, उसमें भी कुछ भी आवेश नहीं आएगा, तो ये है सारे अध्रुवीय पदार्थ हैं, ठीक है बच्चों। अब चलो, ये तो हमने देख लिया कि समान को घुलेगा, ध्रुवीय में ध्रुवीय घुलेगा, अध्रुवीय में अध्रुवीय घुलेगा, लेकिन अब ये घुलता कैसे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि समझने वाली बात है कि हमने तो डाल दिया और ये मिल गया ध्रुवीय अध्रुवीय में, लेकिन ये घुला कैसे, है ना। देखो, इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ध्रुवीय में घुल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए NaCl, ठीक है, तो Na प्लस और Cl माइनस में, है ना, और एक तरफ हमारा है H+ और OH-। तो देखो ये बच्चों क्या होता है, एक कंडीशन यह है कि ये आयनाइज्ड हो जाए, आयनित हो गया, ठीक है। अब ये आयनित हो गया, आयनाइज्ड हो गया, तो इसका धनावेश इसके ऋणावेश को खींचेगा और इसका धनावेश इसके ऋणावेश को खींचेगा, है ना। तो इनमें एक क्या बन गया, एक आकर्षण आ गया इनके मध्य में, ठीक है। तो इस तरह से ये आयनाइज्ड हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे और एक आकर्षण बंध के द्वारा उसमें घुल जाएंगे, ठीक है। अब हम अगर, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, पहली बात तो ऐसे कि ये आयनित हो जाते हैं और आयनित होकर इस पे एक धनावेश, इस पे ऋणावेश, ये इसको आकर्षित करेगा, वो उसको आकर्षित करेगा, ठीक है, और एक दूसरे में अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात और क्या हो सकती है इसमें, देखो, या फिर जैसे सोडियम है, इसके जो ये धनायन, इसके चारों तरफ जल के अणु आ जाएंगे, किसके अणु आ जाएंगे, इस तरह से, ये इस तरह से चारों तरफ किसके आ जाएंगे, ये जल के अणु, ठीक है, इस तरह से, ये किसके आगे, जल, ये जल के अणु इसके तरफ, चारों तरफ एक संकर्ण टाइप संरचना बना लेंगे, ठीक है। तो एक इस तरह से इसके चारों तरफ से इसको घेर लिया पूरी तरह से, तो अच्छे से उसमें ये क्या होगा, घुल जाएगा, ठीक है। अब ये तो कारण था कि ठोस जो है वो द्रव में कैसे घुलेंगे, तो ठोसों का द्रव में घुलने का कारण है या तो वो आयनित हो जाएंगे या उनके चारों तरफ एक संकर्ण जैसी संरचना बन जाएंगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, हाइड्रोजन बंध, H बंध। अब H बंध, हाइड्रोजन बंध कैसे है, देखो, जैसे कि ग्लूकोज है ना, और अल्कोहल है, स्टार्च है, ये सब पानी में घुलते हैं, लेकिन ये अब कैसे घुलते हैं, ये घुलते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। जैसे ग्लूकोज ले लीजिए, है ना, क्या होता है, C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये क्या बनेगा, CH2OH, ठीक है, यहाँ पर OH H OH H, ठीक है, OH H OH एंड देन H, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके पास में कौन है, ऑक्सीजन। देखो बच्चों, जिस भी यहाँ पे अणु के पास में अगर क्या प्रेजेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा, यानी जिसके पास में ये है वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भरमार है, ठीक है, तो ये जब जल में मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, H2O के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा, ठीक है। और यही कारण है कि ये उसमें घुल जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये बातें थी कि ठोस जो है वो द्रव के विलयन में कैसे घुला। ठोस द्रव के विलयन में इस तरह से बंध बनाते हुए आपस में अच्छी यारी दोस्ती है, बढ़िया अच्छी फ्रेंडशिप कर ली तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी और की, वही बात है ना। तो जैसे कि हम
हमारे एक अच्छे फ्रेंड की जरूरत होती है, हमें एक अच्छा फ्रेंड बन जाता है तो हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पे जो है एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई, एक अच्छा बंध बन गया है इनके मध्य में, तो ये क्या करते हैं आपस में अच्छे से घुल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या बात करते हैं बच्चों, अब हमारी जो इंपॉर्टेंट बात है कि इस पर किस किस चीज का इफेक्ट होता है, प्रभाव किसका पड़ता है, कारक कौन से प्रभावित करते हैं ठोसों के द्रव में विलयन को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ताप का प्रभाव। अब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, देखो हम क्या पढ़ रहे थे, जो संतृप्त विलयन है वो कैसा था, हमारा निश्चित ताप और दाब। अब हमने क्या किया, ताप को चेंज किया। तो ठोसों की विलयता ताप से प्रभावित होती है क्या, देखिए ठोसों की विलयता जो होती है, कई पदार्थ जो होते हैं वो ताप से प्रभावित, यानी कुछ पदार्थों में तो ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है और कुछ पदार्थों में ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है। अब ऐसा कैसे होता है वो हम जानेंगे। देखिए यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें पता है विलय है ना, विलय हमें पता है कि विलय प्लस विलायक है ना, इसको मिलाने से हमारा क्या बनता है बच्चों, विलय प्लस विलायक से हमारा क्या बन रहा है, विलयन। क्या बन रहा है, विलयन। ठीक है, विलय प्लस विलायक से हमारा क्या बन गया है, विलयन बन गया है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हम इसको ताप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम इस पे, ताप। तो क्या फर्क पड़ेगा, ताप देने पर क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ले शैतालियर प्रिंसिपल या ले चैटेलियर, इसको इंग्लिश में ली चैटेलियर बोलते हैं, हिंदी में ले शैतालियर है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इस प्रिंसिपल को आप वैसे तो पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इस प्रिंसिपल या इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई विलयन साम्य अवस्था प्राप्त कर चुका है, ठीक है, साम्य अवस्था में, तब उस पर किया गया ताप, दाब या सांद्रता में अगर हमने कोई भी परिवर्तन किया, ठीक है, तो क्या होगा, जो अभिक्रिया है उस दिशा में विस्थापित होगी जहां पर किए गए प्रभाव को वो नष्ट कर सके। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि कोई दो विलय प्लस विलायक है, विलयन बन गया, साम्य अवस्था स्थापित। साम्य अवस्था को कैसे प्रदर्शित करते हैं, साम्य अवस्था इस तरह से प्रदर्शित होती है, ऐसे। ठीक है, ये साम्य में। ठीक है, तो साम्य अवस्था में कोई विलयन जो है वो बन चुका है। अब हमने क्या किया, हमने साम्य हो गया, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, या तो ताप बढ़ा रहे हैं या सांद्रता या दाब, किसी में भी परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो अभिक्रिया है वो उस दिशा में जाएगी जो किए गए प्रभाव को नष्ट कर सके। यानी हमने जो ताप बढ़ाया है वो क्या करेगी, उसको कम करने का प्रयास करेगी, यानी कि अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां वो उसके प्रभाव को नष्ट कर सके या कम कर सके। ठीक है, तो अब इस प्रिंसिपल के अनुसार यदि किसी विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा क्या हो रही है, अवशोषित। कैसे, विलय को विलायक में हमने क्या बनाया, देखो ये क्या है, विलय। ठीक है, क्या बनाया, विलायक, मिलाया विलायक। ठीक है, क्या बना हमारा, विलयन, लेकिन इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक है, यानी कि इसमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, ऊष्मा भी है साथ में। क्या बन रहा है हमारा, ये विलयन साम्य में है। ठीक है, क्या बन गया हमारा, विलयन बन गया। ठीक है, विलय प्लस विलायक, ऊष्मा दी, क्या बन गया, विलयन। ठीक है, विलयन। ये कौन सी अभिक्रिया हुई जहां ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी, है ना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जहां अभिक्रिया में हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब ये तो साम्य में है लेकिन फिर भी हमने इसमें क्या दे दिया, ताप दे दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ताप दिया इसको। अब ताप देने पर क्या होगा बच्चों, ताप देने पर ये अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां इस ताप को वो कम कर सके, है ना, यानी हमेशा उसकी अपोजिट, उल्टी दिशा में जाएगी। ठीक है, यानी हमने तो ताप दिया लेकिन ये क्या करेगी, ये ऐसा करेगी कि रिएक्शन जो है वो उस दिशा में जाए जहां पर या तो इस ताप के प्रभाव को नष्ट कर दे या इसको कम कर दे। अब कहाँ कम कर सकती है, देखो यहाँ पर तो ताप ऑलरेडी ऊष्मा मिल रही है और हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादा है और वहां पर क्या है, कम। तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अभिक्रिया इधर इस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। क्यों, ठीक है, तो अग्र दिशा में जाने पर क्या हो रहा है कि विलयन बनेगा, विलयन ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा।
ज्यादा बनेगा मतलब विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी। समझ गए मेरी बात को? यानी कि विलेय और विलायक में जब हमें ऊष्मा दी है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम में, अब हमने ताप भी दे दिया, तो ताप देने पर अभिक्रिया उसका विरोध करेगी, और विरोध करने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? जहां उस टेम्परेचर को कम कर सके, तो वो जाएगी आगे की दिशा में, यहाँ ताप नहीं है, है ना। तो विलेय प्लस विलायक इस ऊष्मा को यूज करके ज्यादा से ज्यादा विलयन बनेगा, ठीक है। तो विलयन जितना ज्यादा बनेगा इसका मतलब विलेयता बढ़ रही है, तो विलेयता क्या होगी? बढ़ती है। तो इसके अनुसार यदि घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है तो ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता बढ़ती है, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस भी देख लेते हैं। दूसरा केस हमारा कौन सा है? दूसरा केस है, अगर मान लीजिए ऊष्मा अवशोषित होने की बजाय ऊष्मा उत्सर्जित हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। तब क्या होगा? यदि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्माक्षेपी होगी, यानी ऊष्मा मुक्त होती है, तो ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता घटती है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर ये है मेरा विलेय, ठीक है, ये है विलेय और उसके साथ में है विलायक, ठीक है, विलायक। अब यहाँ पर मेरे पास में क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है, ठीक है। अब इस विलयन के साथ साथ ही क्या मुक्त हो रही है बच्चों? ऊष्मा मुक्त हो रही है। तब ऊष्मा मुक्त हो रही है तो ये क्या है मेरा? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा रिलीज हो रही है। तो अब यहाँ पर जब ताप देने पर, यहाँ पे अगर ताप दिया, क्या होगा? ताप देने पर, अब ताप दे दिया मैंने, तो ताप देने पर क्या होगा? ताप देने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां इसके प्रभाव को कम कर सके। तो इसका मतलब यहाँ तो ऑलरेडी जो है वो हीट है, एनर्जी रिलीज होगी, और ज्यादा रिलीज होगी, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? इस केस में ताप अगर हमने बढ़ाया, ताप दिया, तो अभिक्रिया पीछे की दिशा में जाएगी। कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है, अग्र दिशा में नहीं जाएगी। अब तो हमारे पास क्या ज्यादा बनेगा? विलेय और विलायक ज्यादा बनेगा। विलेय और विलायक ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? विलेयता कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास तो विलेय और विलायक ज्यादा मिल रहे हैं। विलेयता बढ़ेगी तो विलयन बनना चाहिए। अब यहाँ पर इस केस में जब ताप बढ़ाया है तो अभिक्रिया पीछे की तरफ जाएगी, और अभिक्रिया जब पीछे की तरफ जाएगी इसका मतलब ये है कि विलेयता जो है वो घट रही है, ठीक है। तो कई पदार्थों के लिए जो होता है विलेयता घटती है ताप बढ़ाने पर, और किसी पदार्थ के लिए विलेयता बढ़ती है ताप देने पर, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी रिएक्शन कौन सी है, अभिक्रिया कौन सी, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो ये किसको फॉलो कर रही है? ये फॉलो कर रही है हमारे ली-शीतलीय प्रिंसिपल को, ले-शीतलीय के अनुसार, ठीक है बच्चों। चलिए अब बच्चों ये सारी हमारी बातें थी ठोसों के द्रवों में विलयन की। अब इस पर प्रभाव किसका? ताप का तो देख लिया, अब दाब का भी देख लेते हैं। दाब का प्रभाव देखिए, ठोसों के द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? सोचो थोड़ा सा, क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? क्या कारण होगा इसका? कुछ तो रीजन होगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग बच्चों। जो गैस होती है वो तो हमने देखा कि गैस पर दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही थी, लेकिन क्या ठोस में भी ऐसा होगा? क्या नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य, है ना। ठोस क्या है? असंपीड्य, मतलब इनके कण ऑलरेडी बहुत पास है ना, तो इनको हम ज्यादा प्रेशर या दाब से कम पास और ज्यादा पास नहीं ला सकते। इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं होता, जगह ही नहीं होती है ना। तो ठोसों के द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका? दाब का। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि यह असंपीड्य है, क्योंकि ठोस हमारे असंपीड्य होते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और जानिए। धन्यवाद।